हेलो स्टूडेंट्स, आपने लास्ट वीडियोस में इंटरनल एनर्जी के बारे में अच्छे से सीख लिया होगा, समझ लिया होगा कि वो स्टेट फंक्शन क्यों है। और एक्चुअली सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं। तो इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, उसके बारे में हमने पढ़ा कि उसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स जो हैं सिस्टम की उन पर डिपेंड करती है, ना कि पाथ, जिस पाथ को फॉलो करते हुए इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है। ठीक है, उस पाथ के ये इंडिपेंडेंट होती है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो आज हम एक नए स्टेट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसे कहते हैं एंथैल्पी। तो पिछली वीडियो में हमने ये जाना कि जब कोई रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है तो उस टाइम पर जो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम है दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज, मींस डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी। ये हम जान चुके हैं। हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लेकिन जो हमारी रिएक्शंस हम लेबोरेटरी में करवाते हैं, कहीं पर भी जो केमिकल रिएक्शंस करवाई जाती हैं, बीकर में करवाई जाती हैं या फिर फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में करवाई जाती हैं, किसी भी कंटेनर में, वो एक कांस्टेंट प्रेशर पर करवाई जाती हैं। कांस्टेंट प्रेशर मतलब कि जो उस टाइम पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उस प्रेशर पर वो केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड करती हैं। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज तो होता नहीं है, काफ़ी लंबे टाइम तक वो कांस्टेंट रहता है। काफ़ी लंबे टाइम का मतलब मेरा ये है यहाँ पर कि जब तक हमारी केमिकल रिएक्शन चलती रहती है तब तक तो एटलीस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम रहता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ आर रिएक्शंस टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए हम अब देखते हैं कि जब हम एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, क्यू वी मीन्स हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लेकिन अब हम एक नई टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज़ क्यू पी। क्यू पी क्या है? क्यू पी है हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। वॉल्यूम चेंजेस तो होते ही हैं मोस्टली, क्योंकि आप जानते हो कि जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो स्टेट चेंज होती है, या तो रिएक्टेंट्स आपने लिए थे सॉलिड या लिक्विड और आपके प्रोडक्ट्स में गैस ऐड हो गई, गैस बन गई, तो वहाँ वो जो गैस है उसका वॉल्यूम, गैस जो है फैलेगी तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। वॉल्यूम चेंजेस तो होते हैं मेनली कहाँ पर? जहाँ पर कि हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो गैसियस स्टेट में हैं, वहाँ पर वॉल्यूम चेंज काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर केमिकल रिएक्शंस कम होती हैं, बजाय इसके कांस्टेंट प्रेशर पर केमिकल रिएक्शंस ज़्यादा होती हैं। इसलिए जो हमारी इंटरनल एनर्जी की जो इक्वेशन थी वो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ क्या है, डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यू पी इज हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, इट इज़ एक्सटर्नल प्रेशर एंड दिस इज चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो हम इसको डेल्टा यू क्या है? डेल्टा यू इज यू टू माइनस यू वन। यू टू क्या है? इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम एट फाइनल स्टेट, एंड यू वन इज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम एट इनिशियल स्टेट। ठीक है, तो टू का मतलब क्या है? टू यहाँ पर हमने फाइनल स्टेट के लिए लिया है और वन जो है वो हमने इनिशियल स्टेट के लिए लिया है। ऐसे ही हमने डेल्टा वी को क्या किया? डेल्टा वी हो गया वी टू माइनस वी वन। ठीक है, तो मतलब जो हमारी एक इक्वेशन थी इंटरनल एनर्जी की, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, उसको अब हमने मतलब कि इलेबोरेट कर दिया है। डेल्टा यू को हमने लिख दिया यू टू माइनस यू वन, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी मीन्स फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। एंड सिमिलरली डेल्टा वी क्या है? चेंज इन वॉल्यूम है, तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद जो है हम इसको जब पूरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे, आप इसको कर सकते हैं अपने आप से भी। पेपर और नोटबुक और पेन आप ज़रूर साथ में लेकर बैठिए, और अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप यहीं पॉज करिए वीडियो को और पहले नोटबुक और पेन तैयार करिए, और साथ में जो मैंने ये एक इक्वेशन लिखी है आप इसको आगे अपने आप सोल्व करिए। देखने के बाद कि किस तरह से ये सोल्व किया हुआ है, इसको आप अपने आप से सोल्व करिए। यू टू माइनस यू वन इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन। ठीक है, तो इसको भी हम कर सकते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस पी एक्सटर्नल
सॉरी U2 माइनस, ठीक है, इसको हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, इज इक्वल टू QP। ठीक है, तो आप इनको यहाँ पर एक साथ जोड़ सकते हो। जिसमें 2 आ रहा है, जिन टर्म्स में 2 आ रहा है उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, U2 प्लस P एक्सटर्नल इंटू V2। ठीक है, ये हो गया। फिर बीच में माइनस साइन हो जाएगा, क्योंकि हमें सिमिलर टाइप का बनाना है इसको। सिंपल मैथ है ये, आप अच्छे से जानते हो। जैसे ही हमने ये बनाया है U2 प्लस P इंटू V2, उसी तरह से आपको दूसरा बनाना है। तो इसलिए हमें यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, U1 प्लस P एक्सटर्नल इंटू V1। दोनों सिमिलर टाइप के हो गई, ब्रैकेट्स के अंदर जो क्वांटिटी है दोनों सिमिलर टाइप के हैं, और बीच में क्या है, सब्ट्रैक्शन का साइन है, इट इज़ इक्वल टू QP। अब आप दोनों में नोटिस करिए सेम टर्म है, U है, दोनों ब्रैकेट्स में एक तो U है, फिर बीच में प्लस का साइन है, फिर P है, और फिर क्या है, V। मैं यहाँ पर 1 या 2 ये कुछ भी मार्क नहीं कर रही हूँ, 1 या 2 कोई भी सबस्क्रिप्ट मैं नहीं लगा रही हूँ, मैंने सिर्फ ये लगाया। तो ये क्या है जो कि दोनों ब्रैकेट्स में है, दिस इज़ अ न्यू स्टेट फंक्शन वी हैव डिराइव्ड दैट इज़ नोन एज एंथैल्पी। ये एक नया स्टेट फंक्शन है हमें जो यहाँ से मिला है, जो कि एंथैल्पी है। अब एंथैल्पी को मैंने स्टेट फंक्शन क्यों बोला, जब मैं कह रही हूँ कि इट इज़ इक्वल टू एंथैल्पी, एंथैल्पी को हम H से लिखते हैं, एंथैल्पी इज इक्वल टू H। तो U क्या है, U इज़ इंटरनल एनर्जी, और ये एक स्टेट फंक्शन है। प्रेशर इज़ ऑल्सो स्टेट फंक्शन, वॉल्यूम इज़ ऑल्सो स्टेट फंक्शन। तो जब हमारी एंथैल्पी के इक्वेशन में सभी स्टेट फंक्शंस आ रहे हैं तो एंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक नई टर्म मिली है, दैट इज़ एंथैल्पी, एंड विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर स्मॉल कैपिटल H। H इज इक्वल टू U प्लस PV। तो हमारी जो ये इक्वेशन थी, इक्वेशन वन ये है हमारी। ठीक है, तो ये क्या बन जाती है, अगर इफ़ U प्लस PV इज इक्वल टू H। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इनके साथ 2 लगा देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, H2। ठीक है, और अगर मैं लिख देती हूँ U1 प्लस PV1 तो ये हो जाएगा H1। ठीक है, तो हमने इसकी जगह पर लिख दिया H2 और इसकी जगह पर हमने लिख दिया H1 माइनस H1। ठीक है, इज इक्वल टू QP। इसको हम ध्यान से, मैं आपको दोबारा से लिखकर बताती हूँ। हमारी जो इक्वेशन है दैट इज़ U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1 इज इक्वल टू QP। ठीक है, तो ये हमारी जो टर्म है दैट इज़ H2, एंड दिस जो ये जो ब्रैकेट है ये है H1 इज इक्वल टू QP। तो हमें क्या मिल गया, QP इज इक्वल टू डेल्टा H, क्योंकि फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, एंड इट कैन बी रिटन एज डेल्टा H। तो आप देखिए कि हमें जो इंटरनल एनर्जी चेंज हमें मिला था वो क्या था, इंटरनल एनर्जी चेंज वाज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन एंथैल्पी चेंज क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये एक नया स्टेट फंक्शन है। चाहे हमें पता है कि जो Q है वो जो है पाथ फंक्शन है, वो पाथ पर डिपेंड करता है, लेकिन एंथैल्पी इज़ अ स्टेट फंक्शन, वो पाथ का इंडिपेंडेंट है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। किस तरह से एंथैल्पी चेंज हुई है सिस्टम की, दैट डजेंट मैटर। ठीक है, सिर्फ डिपेंड किस पर करता है, ये कि स्टेट क्या है और किस स्टेट पर क्या एंथैल्पी होगी वो फिक्स है। ठीक है, और वो पाथ किस पाथ से वो एंथैल्पी चेंज हुआ उस पर ये डिपेंड नहीं करता है। तो ये हमारी जो इक्वेशन 1 थी, यहाँ से आप देख रहे हो। अब ये जब हमने इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग चेंज किया तो हमें क्या मिल गया, डेल्टा H इज इक्वल टू QP। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं जो हमारी एंथैल्पी की इक्वेशन है उसी से ही। ठीक है, एंथैल्पी की हमारी इक्वेशन क्या है, H इज इक्वल टू U प्लस PV। तो फॉर इनिशियल स्टेट हमारे लिए एंथैल्पी होगी H1, इंटरनल एनर्जी होगी U1,
एंड वॉल्यूम होगा V1, क्योंकि हम ये कांस्टेंट प्रेशर पर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमने कांस्टेंट प्रेशर लिया है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर हम ले रहे हैं। ये तो हमें एक जो रिलेशन है हीट और एंथैल्पी में वो मिली है यहाँ से, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एंथैल्पी चेंज को हम एक्चुअली किस तरह से इस इक्वेशन के लिए एंथैल्पी चेंज हम फाइंड कर रहे हैं। दिस इज इक्वेशन फॉर एंथैल्पी, लेकिन हमें इसी इक्वेशन को एंथैल्पी चेंज में कन्वर्ट करना है। आप डायरेक्टली जो हमने ये पीछे किया है यहाँ पर, इससे भी ये कर सकते थे। ठीक है, इससे भी हम ये कर सकते हैं जो ये हमें दिया हुआ है, लेकिन हम इसको दोबारा से करते हैं, अच्छे से करते हैं, स्टार्ट करके स्टार्टिंग से ही हमें पता है कि H1 इज इक्वल टू U1 प्लस PV1 एंड H2 इज इक्वल टू U2 प्लस PV2। ठीक है, तो हमें एंथैल्पी चेंज चाहिए। एंथैल्पी चेंज मीन्स H2 माइनस H1, हमें ये चाहिए, एंड इट इज़ इक्वल टू डेल्टा H। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, U2 प्लस PV2 में से माइनस करेंगे U1 प्लस PV1। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें इस टाइप की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, U2 माइनस U1, U टर्म्स जो हैं वो एक साथ कर ली हैं और ये टर्म्स एक साथ कर ली हैं, तो हमें मिलता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये सोच रहे हूँ कि बार बार मैं आपको सेम चीज़ करवा रही हूँ, लेकिन सेम चीज़ नहीं है ये। अगर आप ऊपर देखेंगे तो हमने इस टाइप की इक्वेशन फर्स्ट टाइम डिराइव की है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो अगर आप ये नोट कर रहे हैं नोटबुक में, तो आपको समझ आ ही जाएगा कि हमने ये इक्वेशन फर्स्ट टाइम डिराइव की है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। और इससे न्यूमेरिकल्स जो हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम इजीली ये इक्वेशन अगर हमने डिराइव कर ली, या हमें, क्योंकि डेरिवेशन करने के बाद अगर आप ये डिराइव करते हो इक्वेशन, डेरिवेशन करने के बाद आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसलिए नोटबुक पर साथ साथ इसको जो भी मैंने करवाया आपको ये डिराइव करना बहुत ज़रूरी है। आपको एक बार दोबारा से थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको करना क्या है। एक्चुअली आपको सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन थी इंटरनल एनर्जी चेंज की, डेल्टा U इज इक्वल टू, इसको QV हटाकर यहाँ पर हमें क्या करना है, QP करना है, माइनस P इंटू डेल्टा V। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसको डेल्टा V जो है दैट इज़ V2 माइनस V1 ये हमें करना है, और डेल्टा U इज़ U2 माइनस U1 ये हमें करना है। तो यहाँ से हमें एक नई एक चीज़ मिलेगी, जो कि इस तरह से हमें आएगा कि QP इज इक्वल टू U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, जिससे हमें मिलेगा कि ये एक नई टर्म हमें मिली है एंथैल्पी की, जो कि U प्लस PV के इक्वल है। इसलिए ये हो गया H2 माइनस H1 एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा H। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो ये हमने पहले हमारे पास आ गया कि एंथैल्पी चेंज क्या है। एंथैल्पी चेंज इज हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने फाइंड किया कि हीट से अगर हम ना रिलेट करें एंथैल्पी चेंज को, तो हमें मिलेगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये हमने दूसरी इक्वेशन ड्राइव की, कहाँ से स्टार्ट करके, ये हमने स्टार्ट किया था H इज इक्वल टू U प्लस PV। तो हमें एंथैल्पी लिखनी है फॉर फाइनल स्टेट, एंथैल्पी लिखनी है हमें फॉर इनिशियल स्टेट। ठीक है, और वहाँ से हम फाइंड करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। हमें जो इक्वेशन मिलेगी कांस्टेंट प्रेशर पर एंथैल्पी चेंज की, वो ये है। ठीक है, मैंने पहले इक्वेशन लिख दी है और बाद में मैं आपको बता रही हूँ कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और हम कहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये हम अभी तक कर चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें ये मैंने आपको बता ही दिया है कि P, V एंड U ये सभी स्टेट फंक्शन है, इसलिए एंथैल्पी भी एक स्टेट फंक्शन है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, अब जो हमने
पिछली टर्म्स में किया। अगर आपको ध्यान हो कि हमने जो पिछली टर्म्स किए हैं, पिछले फंक्शंस किए हैं, जहाँ पर हमने देखा कि W पॉजिटिव कब है और W नेगेटिव कब है, इसी तरह से ही हमने हीट का देखा कि हीट पॉजिटिव कब है, हीट नेगेटिव कब है। इसी तरह से ही हम देखेंगे कि डेल्टा H कब नेगेटिव है और डेल्टा H की वैल्यू कब पॉजिटिव है। ठीक है, डेल्टा H क्या है? डेल्टा H इज इक्वल टू QP, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है देन इट इज़ पॉजिटिव। हम ये कर चुके हैं, व्हेन हीट इज़ गिवन टू सिस्टम इट इज़ पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव है। इट मीन्स डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव कब है? व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एंड सच रिएक्शंस आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। द रिएक्शंस वेयर हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। लेकिन अगर हीट इज गिवन बाय द सिस्टम, हीट जो है वो सिस्टम दे रहा है, यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें कि हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट इज रिलीज्ड, ठीक है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए व्हेन हीट इज गिवन बाय द सिस्टम इट इज नेगेटिव। ठीक है, एंड व्हेन इट इज नेगेटिव इट मीन्स delta H is also negative, means delta H is negative for endothermic reactions, delta H is negative for exothermic reactions, and delta H is positive for endothermic reactions. ठीक है, heat given by the system Q is negative for exothermic reactions, delta H is negative for endothermic reactions, heat absorbed by the system, so Q is positive and delta H is also positive. ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर अब आप देखो, एट कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास इक्वेशन क्या है? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, और इसे हम QP के इक्वल भी लिखते हैं। लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होगा? ये तो है कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा V क्या होगा? ज़ीरो हो जाएगा। डेल्टा V ज़ीरो, और डेल्टा V ज़ीरो हो गया तो डेल्टा H बिकम्स इक्वल टू डेल्टा U एंड डेल्टा U इज़ QV। ठीक है, आपको यहाँ से ये समझना है कि डेल्टा H इज़ इक्वल टू QP व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट एंड डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U और QV व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है ये भी कैलकुलेशंस के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है, इसको भी अच्छे से समझना है और नोटबुक पर साथ साथ इसको करना है। तो अब हमें आइडियल गैस इक्वेशन हम यहाँ से लेकर चलते हैं, उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि ये जो हमारी इक्वेशन थी डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, कई बार क्या होता है कि आपको किसी भी गैसियस स्टेट के लिए P और V की वैल्यू नहीं दी हुई होती है, हमें दी हुई होती है नंबर ऑफ मोल्स, हमें दिए हुए हैं टेम्परेचर। तो हमें क्या करना होता है? हमें P और V नहीं दिया हुआ लेकिन हमें ये दी हुई है, तो हम जानते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, तो अगर हम कोई ऐसी इक्वेशन फाइंड कर लें जिसमें कि P डेल्टा V की जगह पर N और T आ जाएं, तो हम N और T की प्रेजेंस में डेल्टा H फाइंड कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, आपको P और V की वैल्यू नहीं दी हुई है लेकिन आपको N और T की वैल्यू दी हुई है, तो क्योंकि हमें आइडियल गैस इक्वेशन पता है तो हमें ऐसी कोई डेरिवेशन फाइंड करनी है जिसमें कि एंथैल्पी इक्वेशन में P डेल्टा V की जगह पर N और T वैल्यूज़ आ जाएं। तो हम अब वही करने जा रहे हैं, P डेल्टा V PV इज इक्वल टू nRT। और सॉलिड और लिक्विड, आप घर पे भी अगर देखेंगे हमारे पास कोई भी सॉलिड है, कोई भी लिक्विड है, हम उसको गर्म करते हैं, तो क्या आप उनके वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज देखते हो? स्टेट सेम रहनी चाहिए। ठीक है, आप सॉलिड है उसको गर्म कर रहे हो, वो सॉलिड ही है, गर्म कर रहे हो आप तब भी वो सॉलिड ही है, क्या उसके वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने को मिलता है? नहीं मिलता है। अगर ऐसे ही अगर हम लिक्विड लें, हम वाटर है, वाटर को हम गर्म करना स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ करते हैं,
तो क्या उसके वॉल्यूम में कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट, सिग्निफिकेंट मीन्स कि ऐसा कुछ आपको नोटिस करने को मिलता है कि उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है? अगर हो भी रहा है तो आप उसको नोटिस नहीं कर पाओगे, इसलिए वो सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। लेकिन इन दोनों की बजाय, सॉलिड और लिक्विड की बजाय, अगर गैस को हम गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो उसके वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा चेंज आएगा। ठीक है, इसलिए हमने पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, हम आइडल गैस इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो हम जो ये रिएक्शन, जो डेरिवेशन फाइंड करेंगे एंथैल्पी चेंज के लिए, जिसमें कि पी और वी की जगह पर हमारी टर्म्स क्या आएंगी, एन और टी, वो हम गैसियस रिएक्शंस के लिए कर रहे हैं। ऐसी रिएक्शंस जहाँ पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो गैसियस स्टेट में हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं जहाँ पर कि गैसियस रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पर हम पी और वी की जगह पर एन और टी का यूज़ करके भी एंथैल्पी चेंज या इंटरनल एनर्जी चेंज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हम क्या लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे जो गैस रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स के लिए ना हम ए सब्सक्रिप्ट पुट करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनका सबका वॉल्यूम इज इक्वल टू वी ए एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू एन ए। ठीक है, ऐसे ही प्रोडक्ट्स के लिए टोटल वॉल्यूम इज वी बी एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज एन बी। ठीक है, तो हमारी जो गैसियस इक्वेशन, जो आइडल गैस इक्वेशन है, वो बन जाती है पी वी ए इज इक्वल टू एन ए आर टी एंड पी वी बी इज इक्वल टू एन बी आर टी। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, अब आप ये सोच रहे हो कि वॉल्यूम और एन, नंबर ऑफ मोल्स को ही हमने एन ए एन बी या वी ए वी बी क्यों लिखा है, तो वो प्रेशर और टी को क्यों नहीं लिखा है, तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे मैंने लिखा है दिस इज़ एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये चेंज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, पी वी बी माइनस पी वी ए, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि आपने इसको दे दिया इक्वेशन 1 और इसको दे दिया इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा पी वी बी माइनस पी वी ए इज इक्वल टू एन बी आर टी माइनस एन ए आर टी। ठीक है, तो इसमें से P कॉमन ले लेते हैं, वी बी माइनस वी ए मीन्स चेंज इन वॉल्यूम, तो दैट इज़ P डेल्टा V, और यहाँ से आर टी कॉमन ले लेते हैं, एन बी माइनस एन ए मीन्स चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, तो इसका मतलब डेल्टा एन जी। जी हमने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिएक्शन जो है हमारी वो गैसियस रिएक्शन है, यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो गैसियस स्टेट में हैं, इसलिए हमने यहाँ पर जी लगाया है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो आपको समझ आ गया होगा कि हमारी एंथैल्पी चेंज की इक्वेशन अब क्या हो जाएगी, वहाँ पर आपको P डेल्टा V हटाना है और उसकी जगह पर डेल्टा एन जी आर टी पुट कर देना है। ठीक है, हमारी इक्वेशन बन गई डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो एंथैल्पी चेंज या इंटरनल एनर्जी चेंज को कैलकुलेट करने के लिए यूज की जा सकती हैं, ये दोनों इक्वेशंस। ठीक है, चाहे ये लें या चाहे ये लें, दोनों ही सेम है। दिस इज़ फॉर गैसियस रिएक्शंस। ठीक है, अगर आपको पी और वी की वैल्यू दी हुई है तो आप इसको यूज़ करोगे, एन और टी की वैल्यू दी हुई है तो आप ये यूज़ करोगे। आर तो कांस्टेंट ही होता है, इसलिए आर की वैल्यू नहीं दी होगी आपको, आर तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो इतना आपको अच्छे से ये कर लेना है, एंथैल्पी के बारे में था ये सब, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको ईजिली आ जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, अगर इसकी रिटर्न में आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको मतलब ही नहीं कि कभी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, हमेशा ये इक्वेशन याद रहेगी, इतनी सिंपल इक्वेशन है। ओके।